नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश आप सभी का ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 7। तो जो भी स्टूडेंट शुरू के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो शुरुआती लेक्चर जरूर देख लें। उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट प्लस जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं या आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में आएंगे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर आया हूं इस वाले भाग में बहुत ही मजेदार प्रश्न है और आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ये मिले होंगे। और आपको अगर इसका कंसेप्ट नहीं पता है तो आप उसको एक कठिन प्रश्न सोच करके छोड़ आए होंगे। लेकिन आज हम ये सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और इन प्रश्नों का जवाब आप देखते ही आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो गाय तथा मुर्गियों की अलग अलग संख्या बताओ। बहुत ही देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जो रीजनिंग में भी पूछ किया जाता है और मैथमेटिक्स में तो पूछा ही जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको लगाने का तरीका तो पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको लंबे प्रोसेस से लगाते हैं या फिर इसमें कुछ कंसेप्ट आपका मिस है तो आप छोड़ आते हैं। आज हम लोग वो सारे जो मिसकंसेप्ट हैं हमारे उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें हमें समझना है कि क्या हमको इसमें मेन चीज पकड़ना है, क्योंकि इस प्रकार से कई प्रश्न बनते हैं। कोई जरूरी नहीं यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए। इस पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप बहुत ही सावधानी के साथ लगाइए और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि सिरों की संख्या 48 है। अब देखिए इसका बहुत महत्व, ये आपको समझने वाली बात है। जो लाइन कह रही सिरों की संख्या, भाई इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि इतने जानवर हैं। भाई देखिए, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, दुनिया का कोई भी जानवर या प्राणी है उसका सिर एक ही होगा। क्लियर है? तो सिरों की संख्या बताने का मतलब हो गया ये बता दिया कि कितने जानवर हैं। तो टोटल कितने जानवर दोस्तों? 48 हैं। फिर कह रहे हैं पैरों की संख्या 140 है। अब देखिए भाई पैरों में तो अपवाद हो जाएंगे, क्योंकि भाई सिरों में तो आप कह दिए कि एक ही सिर वाला प्राणी होता है सभी, लेकिन पैरों में तो भाई 2 पैर भी होंगे, 4 पैर भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि कितने जानवर हैं। पैरों से आप नहीं बता सकते हो, लेकिन सिरों की संख्या से आप बता सकते हैं कितने जानवर हैं। तो कह रहे गाय तथा मुर्गियों की अलग अलग संख्या बताओ। चलिए पहले हम एकदम बेसिक तरीके से लगाते हैं। माना गाय की संख्या बराबर, ये सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग एक्स मान के लगाते हैं। फिर अभी शॉर्टकट देखेंगे। तो माना गाय की संख्या एक्स है तो मुर्गियों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? 48 माइनस, ठीक, गाय की संख्या अगर एक्स है तो मुर्गियों की संख्या 48 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि सिरों की संख्या 48 क्या बता है? कुल जानवरों की संख्या, और वो कितनी है? 48। तो अगर मुर्गी गाय की संख्या आप एक्स मान रहे हैं तो मुर्गियों की हो जाएंगी 48 माइनस एक्स। चलिए अब इसमें हम लोग लगाते हैं कैसे। अब हमें एक जानकारी दी गई पैरों की संख्या। तो दोस्तों अगर गाय की संख्या है एक्स, टोटल एक्स गाय हैं, एक गाय के कितने पैर होता है? 4 पैर होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल पैर निकल आएंगे कि कुल गायों के कितने पैर हैं, प्लस मुर्गियों की संख्या है 48 माइनस एक्स, और मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। क्लियर है? ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी पैर की। और टोटल पैर कितने हैं? 140। कुल पैरों की संख्या क्या है? 140। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4x प्लस 48 दूना 96 माइनस 2x बराबर 140। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 2x यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 96 बराबर 140। तो 2x बराबर हो जाएगा 140 माइनस 96। यहाँ से जाएगा 10 में से 6 गई 4, 13 में से 9 गई 4, यानी हो जाएगा 2x। x बराबर आ गया दोस्तों कितना? 5। x बराबर आ जाएगा आपका 22। x बराबर अगर 22 आ गया तो 48 में से आप 22 हटा दीजिए, कितना रहेगा? 8 में से 2 गई 6 और ये रहेगा 26। x क्या था? ये गाय की संख्या आ गई आपकी 22 और मुर्गियों की संख्या आ गई 26। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीका हम लोगों ने अपनाया।
x मान के सॉल्व कर लिया, गाय की संख्या x और मुर्गियों की संख्या होगी माइनस। क्लियर है? तो ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी, कोई इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि आपको ना समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका है कि ये लगा सकते थे आप कि गायों की संख्या x की, मुर्गियों की संख्या y। भाई आपने क्या कहा, आपको नहीं समझ में आया कि भाई सिरों की संख्या जानवरों को बता रहा है, आपने क्या किया, मुर्गियों की, गाय की संख्या x की और मुर्गियों की कह दी y है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए आप एक क्वेश्चन बनाएंगे सिर वाली, भाई गाय की संख्या है x, ठीक है, तो गाय की संख्या अगर x है तो कितने सिर होंगे गाय के? भाई एक ही सिर होगा हर गाय का, x, और मुर्गियों का भी x प्लस वाई, टोटल आ गया 48। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, ठीक है। अब पैर की इक्वेशन बनाएंगे तो गाय को आपने कहा x इंटू 4 प्लस मुर्गियों को कहा y इंटू 2, तो ये पैरों की संख्या हो जाएगी, गाय के 4 मुर्गियों के 2, और ये बराबर हो जाएगा 100। ये दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से ये है x प्लस वाई बराबर 48, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 से भाग दे दीजिए प्लस वाई और बराबर 2 सत्ते 14, यहाँ माइनस कर दिया जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना रहेगा, 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे बचा 6 में से 4 गई 2। देखिए फिर से वही आ गया, गाय की संख्या आ गई 22 और मुर्गियों की संख्या आ जाएगी 48, में से 22 घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही आप आ गए, ये भी आप कर सकते थे। दोनों तरीका देखा जाए एक ही था, बस वेरिएबल आपने x और y मान लिया। लेकिन भाई देखिए ये सब तरीके तो हो गए आंसर निकालने वाले, कि आपने आंसर निकाल दिया। हमको केवल आंसर नहीं निकालना है, हमें आंसर निकालना है और समय की बचत करते हुए कम से कम समय में। तो चलिए आते हैं अब अपने शॉर्टकट तरीके पे। हम कह रहे हैं भाई कि अभी हम लोगों ने देखिए पिछले लेक्चर में लगाया था, जिसमें पूछा गया था कि कुल 60 प्रश्नों को किसी ने अटेम्प्ट किया और उसमें पूछा गया था बताइए कितने सही और कितने गलत है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। वहां पर हम लोग क्या करते थे कि मान लेते कि भाई इसके पूरे के पूरे प्रश्न इसने सही कर दिए और इस फंडे से सॉल्व कर लेते। वही फंडा यहाँ पर लगाना है कि मान लेते हैं, माना कि कुल जो जानवर हैं वह गाय है। वो क्या है दोस्तों, वो गाय है। कुल जानवर हैं यानी जो मुर्गियां और गाय सब हैं उसको हम मान लेते हैं कि सब गाय हैं। तब क्या होता, तब अगर 48 जानवर हैं और अगर टोटल गाय होती तो सबके कितने पैर होते, 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 32 और 4 से 16, 192 पैर, यानी टोटल पैर कितने आ जाते हैं दोस्तों, 192। लेकिन पैर है कितने, 140। तो हम क्या करेंगे, 192 में से 140 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 52। भाई हमने क्या कहा, हमने कहा सारे जानवर गाय हैं, तो सारे जानवर अगर गाय हम मान लेते हैं उस हिसाब से पैर आ गए कितने, 192, क्योंकि गाय के 4 पैर, आपने 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया 192 आ गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसी वजह से क्या हुआ, ये 52 जो पैर है ये अतिरिक्त आ गया, क्योंकि पैरों की संख्या बताई गई कितनी, 140 है। तो ये जो 52 पैर अतिरिक्त आए ये किसकी वजह से आए दोस्तों, मुर्गियों की वजह से आए। तो मुर्गियों की वजह से अगर ये 52 पैर अतिरिक्त आए हैं तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मुर्गियों की संख्या बता देगा और वो कितनी होंगी, 26। आंसर आ गया आपका, मुर्गियों की संख्या 26 आ गई, 48 में से आपने 26 माइनस कर दिया, 22 आ गया, गाय 22, मुर्गियां 26। फिर से आपका आंसर आ चुका है। और देखिए बिना कोई क्वेश्चन बनाए आपने इसको सॉल्व कर लिया आसानी के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही आपके इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। तो 3 मेथड है, और भी तरीके हैं इसको लगाने के, लेकिन अब हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो बढ़िया तरीके से वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछ के जाते हैं आपसे। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर इंटरव्यू होता है और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है या नहीं भी है, क्योंकि ये रीजनिंग बेस्ड होता है, ये सब प्रश्न ऐसे हैं या फिर कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। चलिए देखते हैं। 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर पेड़ लगे। कैसे देखिए, ऐसे इस प्रकार से प्रश्न लगाए, इस प्रकार से पेड़ लगाए गए हैं। अब टोटल भाई 26 पेड़ लगे हैं। यहाँ पर 26 पेड़ ना होकर के कह देता 260 पेड़ लगे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भाई 260 पेड़ ऐसे ड्रॉ तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर समझदारी क्या है? यहाँ पर समझदारी ये है, यहाँ पे निकालना क्या है कि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी, यानी कि अगर पेड़ इस प्रकार लगे हैं तो इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। अब हमने क्या किया, 26 पेड़ ना लेकर के हमने केवल 5 पेड़ लिए। देखिए 1 2 3 4 5। अब अगर हम 5 पेड़ लेते हैं दोस्तों, देखिए गैप कितने बनेंगे, 1 2 3 4, यानी कि जितने भी पेड़ आप लोगे उससे एक कम गैप हमेशा बनेगा। जैसे देखिए 1 2 3, 3 पेड़ लिया तो गैप कितना बना, 1 और 2, 2 ही गैप क्रिएट होगा। तो इससे ये समझ में आया कि जितने आप पेड़ लगाएंगे उससे एक कम गैप बनेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे लगा देना है। तो भैया 26 पेड़ अगर आप लगाएंगे तो 26 पेड़ अगर आप लगाएंगे तो कितने गैप बनेंगे, यानी इनके बीच में जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 25। 25 जो है गैप बनेगा, 25 जगह इनके बीच में बनेगी। तो बस इसी को डिवाइड कर देना है। अब 225 मीटर लंबी रोड के 225 मीटर लंबी रोड है और गैप कितने बनेंगे, 25। तो 225 और बटे 25 कर देना है, आंसर आ जाएगा 9 मीटर। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, वो करते क्या है, 225 और बटे सीधे कर देंगे 26। ठीक है, और पहला ऑप्शन दे देता है 8 पॉइंट समथिंग दे देता है, वही आप टिक करके आ जाते हैं, गलत हो जाता है। ये जरूर देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो पेड़ों की संख्या जनरली ज्यादा दे देती है। जैसे कह देगा 261 पेड़। ठीक है, तो इस तरह से कहेगा कि आप जो है सारे पेड़ तो भाई गिन के पता नहीं, लेकिन हाँ हम अगर एक छोटा पैटर्न लें छोटी संख्याओं का तो उससे हमें उसका एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न आगे बनेगा। तो संख्या पे नहीं जाना है आपको, कोई भी एक छोटा नंबर लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा कंसेप्ट क्या था कि आपने जो गैप निकाला उससे टोटल दूरी को भाग दीजिए। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपए कमाता है तथा दूसरे दिन 15 रुपए खर्च करता है। वह पुनः तीसरे दिन 20 रुपए कमाता है और अगले दिन 15 रुपए खर्च करता है। यदि यह प्रक्रिया वह बार बार दोहराए तो कब उसके पास 100 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए ये इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोग पजल्स में देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखिए बहुत इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि एक व्यक्ति होटल में गया, उसने 100 रुपए खाना खाने के बाद 100 रुपए दिया, फिर उसको 5 रुपए वापस किए, और इस प्रकार से कहानी घुमाई जाती है। और उसमें देखते होंगे आप कि जब सीधा सीधा आप जोड़िए तो दूसरा आंसर आता है, और जब उसी प्रश्न को आप उल्टे तरीके से देखिए तो उसका आंसर दूसरा आ जाता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से जैसे भाई उंगलियों में गिनते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उल्टा उसी को गिनेंगे तो कम आ जाता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो हम इस प्रकार के प्रश्नों में जो सोचते हैं, है ना, जैसा भी एक कॉमन व्यक्ति सोचता है उस प्रकार से इस प्रश्नों को नहीं डील किया जाता है। तो भाई सीधा सीधा हमको दिख रहा है, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं। अब इस प्रश्न को अगर आप पढ़िए तो चलिए देखते हैं इसमें हमें मिस्टेक कहाँ हो जाती है, हमसे उसी को हमें ध्यान रखना है बस। एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपए कमाता है, ठीक है, फिर कह रहे हैं दूसरे दिन 15 रुपए खर्च कर देता है। वह पुनः तीसरे दिन 20 रुपए कमाता है और अगले दिन 15 रुपए खर्च कर देता है। यदि यह प्रक्रिया वह बार बार दोहराता है तो कब उसके पास 100 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। चलिए भाई, अब इसमें लोग करते क्या है, देखते हैं भाई, पहला दिन 20 रुपए कमाया, 20 प्लस, दूसरे दिन 15 रुपए खर्च कर दिया, माइनस हो गया। तो भी ये क्या करते हैं भाई लोग कि देखते हैं 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है,
2 दिन में 5 रुपए कमाया, 100 रुपए कमाना है, 100 को आपने 5 से भाग दिया, आंसर आ गया 20। यहीं पे गलती हो जाती, यानी ये क्या है, गलत। ये हमको नहीं करना है, ये हमारा तरीका गलत है भाई। ठीक है, 2 दिन में वो 5 रुपए बचा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आपने कर दिया टोटल, यही गड़बड़ हो गया। अब आइए देखते हैं ये गलती होती क्यों। भाई जब वो पहले दिन 20 रुपए कमाया, दूसरे दिन 15 रुपए खर्च किया, एक दिन आएगा ऐसा कि जब वो 20 रुपए कमाएगा और उस दिन उसके पास 100 रुपए जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो आगे वो खर्च करे या ना करे उससे कोई मतलब हमको नहीं रह जाता है। बस यही चीज हमको देखना है, यानी करना क्या है कि पहले दिन 20 रुपए कमाता है, इसको हमें माइनस कर देना है, किसमें से, 100 में से। चलिए देखते हैं क्यों। 100 में से हमने 20 माइनस कर दिया, आया कितना, 80 रुपए। अब हमें ये देखना है कि 80 रुपए कितने दिन में कमाएगा। चलिए देखते हैं। अब ये हमने माइनस क्यों किया है, अभी अपने आप समझ जाएंगे, जब ये प्रश्न सॉल्व होगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये माइनस क्यों किया गया है। तो भाई 2 दिन, यानी पहले दिन 20 रुपए कमाया और दूसरे दिन 15 रुपए खर्च किया। 20 रुपए कमाया, 15 रुपए खर्च किया, यानी कि 5 रुपए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 5 रुपए बचाता है, 5 रुपए बचाता है बराबर 2 दिन में। भाई 5 रुपए बचाता है 2 दिन में, तो 1 रुपए बचाएगा 2/5 दिन में, तो 80 रुपए बचाएगा 2/5 गुणे 80, ये जाएगा 16 दूना 32 दिन में। देखिए अभी हम लोग क्या किए थे, सीधे सीधे भाग दिए थे, 20 दिन आ गया था, लेकिन अब यहाँ पे समझ में आया, अरे ये तो भाई 80 रुपए बचाने में इसको 32 दिन लगे। क्यों, क्योंकि अब हम चीजों को एकदम स्टेप वाइज कर रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया था, डायरेक्ट भाग दे दिया था, क्योंकि ऐसा होता नहीं। तो 5 रुपए बचाता है 2 दिन में, 1 रुपए बचाएगा 2/5, तो 80 रुपए बचाएगा दोस्तों 32 दिन में। यहाँ तक क्लियर है। अब 80 रुपए अगर वो बचा लेता है 32 दिन में, तो जब 33वां दिन आएगा, जब 33वां दिन आएगा, तो वो कितना रुपए फिर से कमा लेगा, 20 रुपए कमा लेगा। 33वें दिन में, 33वें दिन में 20 रुपए कमाएगा। क्लियर है। तो जैसे ही वो 20 रुपए कमाएगा, तो 80 रुपए अभी तक कमा चुका है, तो 80 और प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 100 रुपए। यानी 33वें दिन में वो 100 रुपए कमा लेगा। अब भाई ये बताइए कि अगले दिन वो 15 रुपए चाहे खर्च कर दे, चाहे 50 रुपए खर्च कर दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका टारगेट कंप्लीट हो गया, 100 रुपए कमाना था, उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे वो क्या करता है इन पैसों का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 33 दिन आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 20 क्यों हटाया था। ये 20 हम इसलिए हटा देते हैं कि ये 20 दिन जब वो लास्ट डे कमाएगा, ठीक है, 20 रुपए जब वो लास्ट, यानी कि जब 100 रुपए कंप्लीट होगा इसका, तो उसके बाद की प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये 20 रुपए पहले ही माइनस कर देते हैं और देखते हैं कि भाई 80 रुपए कितने दिन में कमाएगा। 80 रुपए कमाता है 32 दिन में। अब जैसे ही 33वां दिन आएगा, फिर ये 20 रुपए कमाएगा और इसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न था ये, इसके आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसमें कंसेप्ट यही रहता है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो अब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न लोग और देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, क्योंकि इसमें जितने भी आप प्रश्न कर रहे हैं ये सारे आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन है, एक बंदर एक खंबे पर इस प्रकार चढ़ता है। एक बंदर एक खंबे पर, एक खंबे पर इस प्रकार चढ़ता है कि पहले मिनट में वह 5 मीटर चढ़ता है, कि
पहले मिनट में वह 5 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है तो 65 मीटर ऊंचे खंबे पर तो 65 मीटर ऊंचे खंबे पर वह कितने मिनट में चढ़ेगा, ये प्रश्न है। ठीक है, पूछ रहे हैं कि 65 मीटर ऊंचे खंबे पर वह कितने मिनट में चढ़ेगा। अभी हम लोगों ने जो प्रश्न लगाया है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये लगना है। ठीक है, बस खाली यहाँ पर लैंग्वेज बदल दी गई है। वहां पर व्यक्ति पैसा कमा रहा था, यहाँ पे खंबे पर बंदर चढ़ रहा है। चलिए देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, लेकिन इसको अच्छे से, जिसको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई बंदर है और वो पहले मिनट में कह रहे हैं 5 मीटर चढ़ता है। तो पहले मिनट में हम ये मान लेते हैं कि ये हो गया उसका 5 मीटर, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ ग्रीसिंग की गई, खंबे में ग्रीस लगा दिया गया, तो जैसे यहाँ पर पहुंचा बंदर खिसक गया, और कितना खिसक गया, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी कि ये इतना फिसल गया। ये कितना फिसल गया, 2 मीटर, यानी कि टोटल वो चढ़ कितना पाया, बस इतनी दूरी ही चढ़ पाया वो, यानी कि 3 मीटर चढ़ा और कितने में 2 मिनट लग गए उसको। ये पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, जैसे ही दूसरा मिनट स्टार्ट हुआ वहां पे ग्रीसिंग थी, फिसल गया और वो 2 मीटर नीचे फिसल आया, और उसको फिसलने में फिसल भी रहा होगा, चढ़ भी रहा होगा, फिसलते फिसलते पता चला कि वो 2 मीटर फिसल गया और 1 मिनट की प्रक्रिया यहाँ पे लग गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि वो 3 मीटर चढ़ता है बराबर 2 मिनट में। 3 मीटर चढ़ता है वो कितने में, 2 मिनट में। तो कितना चढ़ाएंगे, 65 नहीं, कितना चढ़ाएंगे आप, केवल और केवल 60 मीटर। यही ध्यान रखना है दोस्तों, यही गलती होती है। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने क्या किया था, जो पहले दिन की उसकी कमाई थी उसको हमने माइनस कर दिया था। तो वैसे ही जब ये पहले मिनट में चढ़ रहा है 5 मीटर, इसको हमें माइनस कर देना है। तो दोस्तों हमें टारगेट क्या रखना है कि 60 मीटर चढ़ेगा। तो फिर 1 मीटर अगर वो चढ़ेगा तो क्वेश्चन बनेगी 2/3 मिनट में। तो दोस्तों 60 मीटर चढ़ेगा बराबर 2/3 और गुणे 60, हो जाएगा 20 गुना 40 मिनट में। अब देखिए 40 मिनट में वो चढ़ गया कितना, 60 मीटर, यानी कि अगर ये टोटल 65 था तो यहाँ तक वो आ गया, 60 मीटर तक वो आ गया है। अब ये जो शेष रह गए हैं 5 मीटर, तो भाई अगले मिनट में वो फिर से 5 मीटर चढ़ेगा। क्लियर है, अगले मिनट में फिर से वो 5 मीटर चढ़ गया, उसका टारगेट कंप्लीट हो गया 65 मीटर का। अब वो चाहे 2 मीटर फिसले, 3 मीटर फिसले या पूरा फिसल के नीचे आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो अगला मिनट होगा, यानी कि 41 मिनट में, 41 मिनट में दोस्तों वो 65 मीटर की दूरी कवर कर लेगा, खंबे पर चढ़ जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट होता है इस प्रकार के प्रश्न का, कि जो पहले दिन की कमाई है, पहले दिन का उसका जो भी वर्क है, उसको आपको माइनस कर देना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यही गलती हो जाती है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि इस प्रकार के भी प्रश्न आपके गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक क्लास में जब प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं
तो एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है। तो एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है तथा जब प्रत्येक बेंच पर तथा जब प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 5 विद्यार्थियों तो 5 विद्यार्थियों के बैठने की जगह खाली रह जाती है। बैठने की जगह खाली रह जाती है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, ये प्रश्न आपको देखने में बहुत ही सीधा सा लग रहा होगा, लेकिन ये उतना सीधा है नहीं। है तो बहुत आसान, आप एक लाइन में लगा लोगे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में होता क्या है, अगर यहाँ पर बेंच की संख्या पूछी जाए तो इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या पूछ लेगा तो डेटा इस हिसाब से दिया गया है कि आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा समस्या आएगी। लेकिन चलिए हम देखते हैं क्या करना है। विद्यार्थी पूछे गए, अब हम जनरली करते क्या है कि जो भी हमें नहीं पता है, विद्यार्थी उनकी संख्या नहीं पता है, हम उसी को एक्स मान लेते हैं। तो ये प्रश्न इसीलिए लिया गया है कि कोई जरूरी नहीं कि जो चीज पूछी जाए आप उसी को तुरंत एक्स मान के लगाने लगी। ये देखिए कि हमें इक्वेशन बनाने में किससे ज्यादा सहूलियत होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना बेंच की संख्या बराबर है, हम यहाँ पे बेंच की संख्या को देखिए फायदा क्या होगा। अब हमने माना बेंच की संख्या है एक्स। अब जब प्रत्येक बेंच पे एक्स विद्यार्थी 6 विद्यार्थी बैठते हैं, यानी हर बेंच पे 6 विद्यार्थी बैठे, एक बेंच की आवश्यकता और पड़ गई। यानी कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए क्लासरूम है, अब हमने हर बेंच पे 6 विद्यार्थियों को बैठाया और ये हुआ कि भाई एक बेंच की आवश्यकता और पड़ गई। यानी कि क्या मतलब हुआ कि एक बेंच की आवश्यकता का मतलब ये हुआ कि 6 विद्यार्थी अभी खड़े हुए हैं, क्योंकि एक बेंच पे कितने लोग को आप बैठा रहे हैं, 6 लोगों के 6 लोगों को। तो अभी भी 6 विद्यार्थी खड़े हैं जिनको बैठने की जगह नहीं मिली है, उनके लिए एक बेंच और मंगाई गई है। यानी कि क्लास में टोटल हो गए एक्स इंटू 6 प्लस 6 विद्यार्थी बराबर। फिर अब इसी तरीके इसी चीज को दूसरे रूप में कहा गया क्या कि जब प्रत्येक बेंच पे 7 विद्यार्थी बैठाए गए, तो जब कुछ लोग खड़े रह गए तो ये हुआ कि ऐसा करते हैं भाई तो एक एक लोगों को और बढ़ा दिया जाए। अब क्या हुआ, एक एक बेंच पे 7 विद्यार्थियों को बैठाया गया। जब ऐसा किया गया तो 5 लोगों के बैठने की जगह खाली है, 5 लोगों के बैठने की जगह खाली रह गई। यानी कि वो 5 जो खाली है तो वहां पर कोई स्टूडेंट तो है नहीं, तो उसको आप माइनस कर देंगे। तो जो गैप है यानी कि वो तो क्लास में है ही नहीं। हर बेंच पे आपने 7 लोगों को बैठाया, 5 लोग माइनस कर दिए, बस आपका आंसर आ चुका है। ये हो जाएगा 6x, ये इसको इधर भेज दीजिए, 7x माइनस 6x बराबर, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, हो जाएगा 11, यानी x बराबर आ गया 11। लेकिन हमको निकालनी क्या थी, विद्यार्थियों की संख्या। तो x बराबर 11 चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलिए इस वाले में रखते हैं, तो हो जाएगा 11 गुणे 6 और प्लस 6, 11 छंग 66 और प्लस 6 बराबर आ जाएगा 72। या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसको गलत कराते हैं क्योंकि वो इक्वेशन गलत डायरेक्शन में बनाने लगते हैं और क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो अब आगे से इस प्रकार के प्रश्नों में भी ध्यान रखना है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में जो भी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जितने भी हमारे भारतवर्ष में एग्जाम होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही आसानी के साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हर प्रकार के प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। और आप अगर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो देखेंगे कि आपको हर जगह इन्हीं सब क्वेश्चन पे कंसेप्ट मिलेंगे और जो भी आगे आने वाले आपके एग्जाम्स हैं वहाँ जब आप बैठोगे तो आपको इन्हीं प्रश्नों इन्हीं कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न मिलने वाले हैं।
तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पहले लेक्चर से स्टार्ट करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास नोट्स होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरी बुक आप कवर करके आप नहीं जा सकते एग्जाम में। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग यहीं पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कि एक वीडियो लेक्चर को नोट्स बना रहे होंगे। नहीं बना रहे तभी भी शुरू हो जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने मित्रों को और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको शेयर जरूर करिए। उससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे तो हम लोग आगे फिर लाइव क्लासेस पर भी आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि लेक्चर वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको कहीं पे समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी अगर आपको वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही नहीं लग रही, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।